हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज आप लोगों के साथ मैं सुनील कुमार यादव एक नया पॉलिटिकल लेक्चर जो है वो लेकर आया हूं। देखो भाई, पॉलिटी को पूरा पढ़ाने का मतलब मेरा यही है कि एक तरीके से आपका अगर क्वेश्चन का पैटर्न कहीं से भी थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो वो आप एक तरीके से आसानी से कॉप अप कर सकते हैं। और एक पॉलिटी की जानकारी भी होनी चाहिए आगे, जैसे भी आप सीडीएस वगैरह, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें या फिर आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम ये आ सकता है। तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा सारे को। पीपीटी भी आप जान रहे हैं कि बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि नहीं। तो लेक्चर नंबर 21 जो है वो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पिछले वाले लेक्चर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने डिस्कस करा था, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि बिल कैसे लाया जाता है, राज्यसभा के पास क्या पावर रहता है और लोकसभा के पास क्या पावर रहता है बिल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से और चीजों को आगे लेकर चलेंगे ताकि आपका एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से आप लोग दे पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि मैंने कल बताया था, बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं भाई? बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एक में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या चुनते हैं भाई? एक पीएम को चुनते हैं। मैंने बताया था ना, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, बहुत सारे एमपी जो होते हैं पीएम को चुनते हैं। जिस पार्टी के जो एमपी ज्यादा होते हैं वही उसी पार्टी के जो लोकसभा में पीएम होते हैं। पीएम एक तरीके से हेड ऑफ द पार्लियामेंट एक तरीके से बोल सकते हो, हेड ऑफ द पार्लियामेंट अफेयर्स वगैरह। जितने भी सारे पार्लियामेंट अफेयर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करके चलते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने सीखा था और जाना भी था। आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ज्वाइंट सेशन। अब ज्वाइंट सेशन के बारे में अगर देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन भी मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो बुलाया जा सकता है। किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब समझो यहाँ पर कि ज्वाइंट सेशन जो है उनके बारे में आर्टिकल 108 में 108 में डिस्क्राइब किया गया। इसमें क्या बोला गया भाई कि ज्वाइंट सेशन टेक प्लेस ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, कभी भी अगर लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का मीटिंग अगर साथ में बुलाना हो, ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना जरूरी है। क्या है? प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना जरूरी है कि अगर प्रेसिडेंट कंसेंट नहीं देगा तो एक तरीके से आप कभी भी ज्वाइंट सेशन जो है वो नहीं बुला सकते। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि अ बिल पास्ड बाय द वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अनदर। ठीक है, तो एक जो बिल है वो पास किया गया एक हाउस और दूसरे हाउस के द्वारा एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, तब ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। द अमेंडमेंट मेड बाय द अदर हाउस एंड आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द हाउस वेयर द बिल इज ओरिजिनेटेड। कि अगर जो बिल है जहां से ओरिजिनेट हुआ है और जो दूसरा हाउस है वो थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाह रहा है लेकिन वो सही से बात नहीं बन पा रहा, तब ज्वाइंट हाउस मीटिंग जो है बुलाया जा सकता है। अदर हाउसेस डू नॉट टेक एनी एक्शन फॉर अ 6 month ऑन अ बिल। खास करके ये राज्यसभा, अगर कोई जो हाउस है वो 6 महीने तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया बिल के ऊपर, तो उसमें है कि ज्वाइंट मीटिंग जो है वो बुलाया जा सकता है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन इज प्रिस्क्राइब ओवर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ज्वाइंट जो मीटिंग होता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उसको हेड करते हैं। द डेडलॉक ओवर द डेडलॉक मतलब जो अंतिम समय होता है कोई भी बिल का, द डेडलॉक ओवर अ बिल इज रिजॉल्व बाय द मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। तो अगर कुछ ऐसा पेज फंसता है जब एक 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 जो सभा है या फिर राज्यसभा है उसमें फंसा हुआ है कोई मामला, ठीक है, वो पूरे तरीके से पास नहीं हो रहा, तो ज्वाइंट मीटिंग बुलाया जाता है भाई। ठीक है, और उसके बाद वो डेडलॉक या बिल को एक तरीके से रिजॉल्व करने के लिए दोनों हाउसेस राज्यसभा और लोकसभा के लोगों को साथ में बैठाया जाता है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है? फिर उसके बाद जो है वो मेजोरिटी जिसके थ्रू आएगा उसमें एक तरीके से पास किया जाता है। ठीक है, so far the joint sitting have been held thrice in the history of Indian Parliament। याद रखना, कभी भी कोई बिल को पास करने के लिए जो बहुत दिनों से अटका था या किसी भी कारणवश, वो 3 बार जो है ज्वाइंट मीटिंग बुलाया गया है जिसमें बिल के बारे में डिस्कस किया। 1961, 1978 और एक तरीके से 2002 में। तो ये 3 बार जो है ऐसा हो चुका है। प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल टू अ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल ओनली एंड नॉट टू द मनी बिल। क्योंकि मनी बिल में जरूरत नहीं पड़ती है ना, कि अगर दूसरा जो राज्यसभा है वो अगर पास नहीं कर रहा है तो वो अपने आप ही पास मान लिया जाता है। ठीक है, ये है, इसीलिए मनी बिल पर एप्लीकेबल नहीं है।
अगर कोई फाइनेंशियल बिल है या फिर कोई ऑर्डिनरी बिल है, तो इसमें एक तरीके से आप देख सकते हैं कि चीजों को साथ में लेकर चला जा सकता है, किसके थ्रू, ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर कोई दोनों हाउसेस में अगर कोई बिल पास नहीं होता है तो उसमें जो है ज्वाइंट सिटिंग जो है बुलाया जा सकता है, और अभी तक 3 बार बुलाया गया है, और वोटिंग के थ्रू जो है मेजोरिटी के थ्रू वहां पर बिल को पास किया जा सकता है। कौन कौन से प्रोविजन, कौन कौन से बिल के लिए एप्लीकेबल है, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, और एक फाइनेंशियल बिल, मनी बिल ये नहीं है। ठीक है, और अमेंडमेंट बिल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर अमेंडमेंट करना है, ठीक है, कोई बदलाव करना है, तो उसमें आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा, ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कितने सेशन होते हैं भाई पार्लियामेंट के। ठीक है, अब ये देखो कितने सेशन होते हैं, तो अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट जनरली मीट्स 3 सेशन इन अ ईयर। कितने सेशन, 3 सेशन, 3 सेशन में मिलते हैं। कौन कौन सा सेशन होता है भाई, पहला बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, और तीसरा जो होता है विंटर सेशन। ठीक है, ये 3 सेशन होता है जिसमें एक तरीके से जो है वो जितने भी हमारे सांसद हैं वो एक तरीके से यहाँ पर मीटिंग, और देखते हैं वो हल्ला बहुत होता है भाई, है कि नहीं। तो ये भी चीज है जिसको समझ के चलना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, फरवरी टू मई चलता है, फिर मई जून छुट्टी रहता है सबका, भाई गर्मी छुट्टी उनको मान लो। ठीक है, उसके बाद जुलाई टू सितंबर मॉनसून सेशन चलता है, जुलाई से सितंबर। उसके बाद विंटर सेशन जो है वो नवंबर दिसंबर, जो कि शॉर्टेस्ट होता है, और जो लॉन्गेस्ट सेशन जो चलाया जाता है वो बजट सेशन चलाया जाता है। और आप जानते हैं कि बजट जो है वो हमारे देश में 1 फरवरी को जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है, जो कि अभी कौन है, निर्मला सीतारमन। कौन है, निर्मला सीतारमन। कौन है भाई, निर्मला सीतारमन। हाँ या ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये है, देयर शुड नॉट अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन अ 2 सेशन। अगर कोई भी कारणवश होता है तो 2 सेशन के बीच में अगर कोई बंद करना पड़े सेशन को, तो 6 महीने के गैप नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो कम से कम मतलब 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, बस 6 मंथ के गैप से कम होना चाहिए। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ के भी चलना है कि नहीं, हाँ या ना। तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट समझ में आ गया, और ये खास करके अगर पार्लियामेंट के सेशन बोला जाए तो राज्यसभा लोकसभा दोनों है। ठीक है, यहाँ पर ये मत समझना कि सिर्फ लोकसभा का है। तो ये याद रखना, शॉर्टेस्ट कौन होते हैं, शॉर्टेस्ट सेशन विंटर सेशन, ठीक है, जो कि नवंबर दिसंबर में चलता है, मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर, और बजट सेशन फरवरी टू मई, जो सबसे लंबा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक तरीके से फाइनेंशियल बजट के बारे में आराम से डिस्कस किया जाता है, हर एक टॉपिक पर, और चीजों को लेकर चला जाता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है कोई भी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, चलिए आई होप सो यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई। आगे अगर देखा जाए डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, या लोकसभा और राज्यसभा के बीच का क्या पावर का डिफरेंस होता है, ये भी थोड़ा सा समझ के चलना है। अगर बोला जाए, याद रखना कि जो लोकसभा और जो राज्यसभा में, उसमें जो टकराव ज्यादा होता है वो किससे रिलेटेड होता है, मनी बिल से रिलेटेड होता है। ठीक है, याद रखना, मनी बिल से रिलेटेड होता है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। क्यों, क्योंकि जो मनी बिल है, मनी बिल को हमेशा या फिर उसको कहां पर एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में। ये याद रखना है भाई, याद रखना, क्लियर। ठीक है, एंड नॉट इन द राज्यसभा, राज्यसभा में कभी भी हम लोग उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। द फाइनल पावर इज डिसाइडेड वेदर द पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, इज वेस्टेड इन द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे कि मैंने जब स्पीकर ऑफ लोकसभा पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। और वो कौन सा स्पीकर, लोकसभा के। ठीक है, वैसे राज्यसभा में जो स्पीकर होते हैं वो चेयरमैन कहलाते हैं, डिप्टी चेयरमैन जो उसके वाइस स्पीकर होते हैं। ठीक है, डिप्टी स्पीकर होते हैं, जैसे सेम उसी तरीके से लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर होता है, हाँ या ना। तो ये भी चीज है। बोला था स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ज्वाइंट सिटिंग भी यही कंडक्ट कराते हैं स्पीकर साहब। ठीक है, द रिजोल्यूशन ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाय द लोकसभा, नॉट बाय द राज्यसभा। देख रहे हो डिफरेंस, कि अगर कोई डिसकंटिन्यूशन अगर पास करना है कि भाई आपसे पार्लियामेंट नहीं चलेगा, नेशनल इमरजेंसी है, तो वो चीज भी जो है वो कौन पास करेगा, लोकसभा करेगा, या लोकसभा में होगा, ना कि राज्यसभा में होगा।
ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, याद रखना। तीसरा क्या है, द राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। याद रखना, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का लाना और नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत जो है उनको एक तरीके से हटाना। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं, जो सारा काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये भी बात समझ के चलना है थोड़ा सा। आगे आते हैं। दिस इज बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा। इसीलिए क्योंकि ज्यादातर जो लोकसभा मेंबर होते हैं या वो एक तरीके से चुनकर आते हैं, और चुनकर आते हैं तो वो ज्यादा जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति दिखाएंगे, ना कि राज्यसभा के प्रति। ठीक है, तो ये है कि बट द राज्यसभा डिस्कस कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा में डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, क्रिटिसाइज हो सकता है कोई भी पॉलिसी को लेकर, कोई भी एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट का। मतलब क्रिटिसाइज करने का तो हमारे देश में वैसे भी अधिकार है, आप भी क्रिटिसाइज कर लो सरकार को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि नहीं? तो ये भी सारी चीजें जिसको समझ के चलना है, जिसको आगे भी लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। और मनी बिल जो होता है वो लोकसभा ही ला सकता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। एक मिनट देखिए थोड़ा सा। क्या बोला गया भाई? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, कानून किस तरीके से बनता है। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब टू मेक अ लॉ। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं टू मेक अ लॉ। तो ये क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। तो बोला लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज आइडेंटिकल टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। एवरी बिल हैज पास्ड थ्रू द सेम स्टेज इन द ईच हाउस। अ बिल इज प्रपोज्ड फॉर अ लेजिस्लेशन एंड बिकम अ एक्ट व्हेन इट इज ड्यूली इनेक्टेड। सिंपल सी बात है, दोनों जगह सेम है कि पहले अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ठीक है, तो राज्यसभा में पास करा के फिर आप लोकसभा मनी बिल को छोड़कर लोकसभा में पास कराना, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का साइन होगा, प्रेसिडेंट का साइन होगा तो वो जो बिल आया होगा वो आपका एक्ट बन जाएगा। ये प्रोसीजर है। क्या मैंने बोला कि अगर आपने राज्यसभा में कोई बिल को पेश किया, अब बिल को पेश करा, यहाँ भी पास करा लिया, यहाँ भी पास करा लिया, और उसको फिर प्रेसिडेंट का साइन भी मिल गया, तो वो बिल एक्ट बन गया, कानून बन गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या बोले गए, बिल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 हेड्स। 4 हेड्स के थ्रू जो है वो बिल को क्लासिफाई किया गया है। पहला है ऑर्डिनरी, दूसरा है मनी, तीसरा है फाइनेंशियल, और जो चौथा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट बिल एंड द प्राइवेट मेंबर बिल इज द सेम। कोई भी जो बिल है, चाहे उसके 4 हेड होते हैं भाई, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा और प्राइवेट बिल होगा उसका सबका सेम एक तरीके से मान्यता होगा और उसी तरीके से उसको पास कराया जाएगा। मनी बिल देखो, आप यहाँ पर एक एक कर देखते हैं। मनी बिल सबसे पहले, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, द अदर बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस, बट मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। उसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करते थे। इसको सरकार एक तरीके से बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल करती है। ठीक है, दूसरा आते हैं, एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू द 5 स्टेज। कोई भी ऑर्डिनरी जो बिल लाया जा रहा है वो मनी बिल नहीं है, उसको 5 स्टेज से एक तरीके से पास किया जाता है। फर्स्ट रीडिंग, दूसरा सेकंड रीडिंग, ठीक है, थर्ड रीडिंग, बिल इन द सेकंड हाउस एंड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब 3 रीडिंग होगी, आपको लोकसभा में देखने को मिलेगा। फिर जो मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीडिंग मतलब राज्यसभा लोकसभा एक सभा में होगा। उसके बाद उसको बिल इन द सेकंड हाउस, दूसरे हाउस में जाएगा। फिर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, उसके बाद सेकंड हाउस में भेजा जाएगा भाई। सेकंड हाउस में 4 हो गया, उसके बाद लास्ट में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर। उसके बाद वो जो बिल होगा वो क्या बन जाएगा भाई, हमारा एक्ट बन जाएगा। और ये 3 रीडिंग में ही जो है वो सवाल जवाब सरकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात फाइनली द बिल हैज टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट टू इनेबल इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाता है कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी बात याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आगे अगर आ जाए थोड़ा सा, आगे देखा जाए स्टेज ऑफ अ बिल। पहला बिल, अब क्या इंट्रोडक्शन, अभी मैंने बताया डिफरेंट स्टेज ऑफ पैसेज ऑफ अ बिल अदर देन द मनी बिल।
क्योंकि मनी बिल तो अब बार बार मैं बता रहा हूँ भाई, मनी बिल जो है हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अगर दूसरा हाउस उसको सिर्फ कुछ रिकमेंड कर सकता है, करना ना करना वो लोकसभा के हाथ में है, ठीक है। प्रेसिडेंट भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ बोला कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, इट इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग अ बिल लाइक अ प्रोविजन ऑफ प्रपोज्ड लॉ accompanied the statement of the object of the region. Private member must give 1 month notice to introduce a bill. जो प्राइवेट मेंबर होंगे उनको 1 महीने का जो पहले बताना होगा कि हम लोग ये बिल जो है वो लाने वाले हैं। आफ्टर दैट पब्लिश्ड इन द गैजेटेड ऑफ इंडिया, गैजेटेड ऑफ इंडिया में एक तरीके से उसको पेश किया जाता है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बिल एंड इट्स पब्लिकेशन ऑफ गैजेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। तो यहाँ पर जो भी चीज होता है वो फर्स्ट रीडिंग के दौरान होता है, जब पहली रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग में फिर उसके आगे नेक्स्ट प्रोसीजर चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इसका पब्लिकेशन होता है गैजेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई ये बिल ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, ऐसे रीडिंग करना है, ये बिल है, तो वो बिल का जो रीडिंग हो रहा है ना शुरुआत में, ये बिल है, क्या बिल है, कैसे नहीं है, वो हम लोग एक तरीके से फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, उसमें ज्यादा कुछ आपको पता मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा स्पेशल पावर क्या होता है राज्यसभा में। अगर देखा जाए तो ड्यू टू द फेडरल कैरेक्टर, हमारे देश में कैसा कैरेक्टर है भाई, कैसा सिस्टम है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या है भाई, फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब बोलते हैं हम लोग संघवाद का ढांचा। क्या बोलते हैं, संघवाद का ढांचा। इसका सिंपल सा मतलब क्या है संघवाद का, संघवाद का मतलब है कि स्टेट्स और जो यूटीज मतलब जो यूनियन है, यूनियन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दोनों साथ में मिलकर बहुत शानदार तरीके से काम कर सकती है, और साथ में मिलकर काम करके एक अच्छा जो है वो एक जो चीज है वो क्रिएट कर सकती है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है, ताकि हमारा जो देश है वो और भी शानदार तरीके से चले। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि समझ के चलना है, हाँ या ना। तो ये भी बात है क्लियर। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो है राज्यसभा हैज गिवन 2 एक्सक्लूसिव पावर। राज्यसभा के कितना पावर है, 2 एक्सक्लूसिव पावर है, और यह बोल लो आप इसको स्पेशल पावर दैट आर नॉट एंजॉयड बाय द लोकसभा, जो कि लोकसभा को एक तरीके से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो 2 ऐसे पावर है जो राज्यसभा को ज्यादा, राज्यसभा कौन, जो अपर हाउस है, मैंने कल भी बताया था भाई राज्यसभा अपर हाउस है कि नहीं, राज्यसभा अपर हाउस है, ठीक है। तो किस तरीके से देखो, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। देख रहे हो, मतलब स्टेट लिस्ट, 2-3 लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, मैंने बताया भी था ये आपको, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, अगर नहीं बताया तो मैं बता दूंगा, वैसे बताया था मैंने, कॉन्करेंट लिस्ट, और एक होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट देखो, जो स्टेट लिस्ट में वैसे मामले हैं ना जिसमें सिर्फ स्टेट जो है वो लॉ बना सकती है, स्टेट लॉ बना सकती है। दूसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो दोनों साथ में मिलकर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है साथ में मिलकर कानून बना सकती है। और यूनियन लिस्ट जो इसमें सेंट्रल के पास है पावर जो कि कानून बना सकती है। सब में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसको चीजों को लेकर चल, जैसे कि मान लो डिफेंस से रिलेटेड, तो डिफेंस से रिलेटेड जो कानून है कौन बनाएगा भाई, यूनियन लिस्ट में आएगा वो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बना के चलेगी। दूसरा अगर देखा जाए कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि मान लो एजुकेशन का मामला है, तो एजुकेशन का मामला कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो राज्य भी बना सकती है, स्टेट भी अपनी एक तरीके से कानून बना सकती है, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी बना सकती है साथ में मिलकर, ठीक है। स्टेट है कुछ है जैसे कि लैंड से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है, तो वो सबसे कानून अगर कुछ बनाना हो तो वो कौन बनाएगा, आपको देखने को मिलेगा स्टेट बना सकता है, ठीक है। तो ये भी बात है। तो यहाँ बोला गया इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। तो भाई ये ऑथराइज कर सकती है राज्यसभा के जो मेंबर्स है, ये जो स्टेट लिस्ट में कुछ भी मेंशन किया हुआ है जो 249 आर्टिकल में है, उसमें से अगर कोई भी चीज पर अगर कानून की भाई आप इस पर कानून बनाइए, तो ये इनोवेट कर सकती है। इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड स्टेट इन आर्टिकल 312, कि मतलब राज्यसभा के पास पावर है कि ये अथॉरिटी ये ऑथराइज कर सकती है पार्लियामेंट को, ताकि क्रिएट करें ऑल इंडिया सर्विस कॉमन, मतलब ऑल इंडिया सर्विस की एक ऐसा सर्विस जो कि ऑल इंडिया सर्विस होगा, और उसको एक तरीके से कॉमन होगा दोनों के लिए, कौन, जो सेंटर और स्टेट के लिए कॉमन होगा। तो ये सब सारी चीजें जो है वो सर्विस से रिलेटेड है, तो ये भी काम जो है वो कर सकती है कौन, जो राज्यसभा। राज्यसभा के पास ये 2 पावर होता है आर्टिकल 312 के तहत और 240
9 के तहत। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा के बारे में। आगे अगर देखा जाए, देखो यहाँ पर क्या सेकंड रीडिंग, अब फर्स्ट रीडिंग तो हो गया भाई, यहाँ तो सेकंड फर्स्ट रीडिंग होगा जब इंट्रोडक्शन ऑफ बिल गैजेटेड ऑफ इंडिया के साथ जो है उसको पढ़ा जा रहा है। आगे आते हैं सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल में क्या, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, 3 रीडिंग के बाद आप उसको कहाँ ले जाते हो, सेकंड हाउसेस में, सेकंड हाउस में जाएगा भाई। सेकंड हाउस में जाएगा तो मतलब ये फोर्थ स्टेज हो गया, और जो 5वां स्टेज हो गया वो कम प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए सिग्नेचर। सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल, इन द सेकंड रीडिंग द प्रिंसिपल ऑफ द बिल आर डिस्कस्ड, कि जो भी बिल में जो भी बातें की गई है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, एंड द ट्रेजरी एंड द अपोजिशन मेंबर गिव देयर व्यूज आइदर इन द सपोर्ट और द अपोजिशन ऑफ द बिल। एक्चुअल में जो डिबेट और डिस्कशन जो होता है वो सेकंड रीडिंग में होता है, जिसमें अपोजिशन पार्टी जो है वो एक तरीके से अपोज भी कर सकती है या फिर सपोर्ट भी कर सकती है। क्या कर सकती है, अपोज। ठीक है, अपोज कर सकती है या फिर उसको दे सकती है। ठीक है, तो ये बात है। द सेकेंड रीडिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज। सेकेंड जो रीडिंग है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंसिस्ट ऑफ अ जनरल डिस्कशन ऑफ द प्रिंसिपल, क्या जनरल डिस्कशन होगा प्रिंसिपल का बिल में कि भाई क्या क्या चीजें लिखे गए, नहीं प्रिंसिपल्स क्या क्या इसमें बिल में लिखा गया। रिलेट्स द डिस्कशन ऑफ क्लॉजेस, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट, कि भाई ये अमेंडमेंट आप कर रहे हैं, क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या क्लॉजेस है, क्या क्या कौन से शेड्यूल में क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे। मतलब जो कानूनी दाव पेच है उसको एक तरीके से यहाँ पर खेला जा सकता है। इफ द बिल इज रेफर टू द सेलेक्टेड कमेटी और अ ज्वाइंट कमेटी, ठीक है, अगर जो बिल को रेफर कर दिया गया कि भाई इसको सिलेक्टेड कमेटी या फिर जो ज्वाइंट कमेटी है उसको देना चाहिए ताकि लोकसभा के कुछ मेंबर और राज्यसभा के मेंबर ताकि एनालाइज कर पाए। इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव द रिपोर्ट विद इन अ स्पेसिफिक डेट, और उसको डेट भी दिया जाता है कि आप 2 वीक में या 1 वीक में जो है अपनी रिपोर्ट देंगे कि ये बिल में क्या बदलाव होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो देख लो लगभग लगभग सबको इंगेज करने के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, द बिल देन अंडरगोज अ लॉन्ग डिस्कशन क्लॉज बाय अ क्लॉज एंड मे अंडरगो अ सस्टेन चेंज। उसको क्लॉज बाय क्लॉज दिया जाता है भाई कैसे कैसे क्या क्या बिल है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, चीजें सही तरीके से चल रही कि नहीं चल रही, वो सब सारे कामों को बहुत ही शानदार तरीके से उसको डिबेट एंड डिस्कशन किया जाता है। अब सोचो कि भाई हमने क्या क्या भी देखा कि फर्स्ट रीडिंग था, सेकंड रीडिंग था, फिर थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के बाद फोर्थ रीडिंग में सेकंड हाउस में गया, और सेकंड हाउस के बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लेकर वो जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो ये बात है कि अगर जो सेकंड रीडिंग में पसंद नहीं आया लोगों को तो वो क्या करेंगे कि भाई ज्वाइंट कमेटी को वो अपना जो है बिल भेजेंगे ताकि उस पर डिबेट डिस्कशन और कुछ भी अगर चेंज करना हो तो वो रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चेंजेस आप करके चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखा जाए भाई, आगे देखा जाए थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग क्या, थर्ड रीडिंग क्या, ठीक है, थर्ड रीडिंग इज द फाइनल रीडिंग। थर्ड रीडिंग क्या है, फाइनल रीडिंग है जहां रीडिंग समाप्त होता है फर्स्ट हाउस का। एंड इट इज मोर और लेस अ फॉर्मल अफेयर, एक फॉर्मल है कि चलो भाई थोड़ा बहुत देख लो, फाइनल करो भाई, इसको खत्म करो क्या हाँ या ना है क्या नहीं है, और इसको वोटिंग करो खत्म करो। द डिबेट इज कन्फाइंड एंड एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल। और डिबेट जो है कि क्या आप उस बिल को जो है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, 2 चीजें, आप बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं, दोनों में से एक काम। अगर रिजेक्ट है तो क्यों रिजेक्ट है, किस तरीके से रिजेक्ट होगा, अगर पास है तो किस तरीके से पास किया जाएगा। द बिल इज सबमिटेड बाय द वोट ऑफ द हाउस एंड हैज टू एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ऑल टुगेदर। और जो सबमिट किया जाता है, अब आप जानते हो लोकसभा में अगर मान तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो वोटिंग कराते हैं भाई। अब वोटिंग के थ्रू मान लो मेजोरिटी में 400 मेजोरिटी में वोट आया और 225 इधर आया मान लो, ठीक है, या 223 इधर आया, तो भाई ये वोटिंग मेजोरिटी में आ गया, जीत गया। अब इसको कहाँ भेजो, थर्ड रीडिंग के बाद, थर्ड रीडिंग के बाद आप सेकेंड हाउस में भेजो। ठीक है, बस हो गया भाई, अब सेकेंड हाउस में भेजो, सेकेंड हाउस में पास होगा, उसके बाद फिर वहां पर जो है वो चीजें आगे प्रेसिडेंट के पास जाएंगी। ठीक है, आई होप सो थर्ड रीडिंग भी समझ में आ गया होगा, थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल। देखो ये सब चीज ना आपको जानना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है ताकि एक आप अच्छा एनालिसिस जो है वो कर सकें और अच्छे से
जो पॉलिटिक्स को समझ पाए, अपने देश की पॉलिटिक्स को समझ पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो भाई। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट क्या है, बिल इन द सेकंड हाउस। ठीक है, जो सेकंड हाउस में जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ बिल इन द सेकंड हाउस, आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड बाय द वन हाउस। अगर लोकसभा में पेश किया गया पहले, ठीक है, अगर लोकसभा में पेश किया है तो एक तरीके से फिर उसके बाद जो बिल है वो कहाँ जाएगा भाई, राज्यसभा में जाएगा थर्ड रीडिंग के बाद। ठीक है, ये बात। अगर वो मनी बिल और अगर दूसरा ऑर्डिनरी बिल फाइनेंशियल बिल है तो उसको हम लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर राज्यसभा में अगर कोई बिल जो ऑर्डिनरी बिल पेश हुआ है तो वो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग के बाद कहां पर जाएगा भाई, सेकंड हाउस में जाएगा, जो कि एक तरीके से सेकंड हाउस में जाएगा, जो कि एक तरीके से आपको कौन देखने को मिलेगा, लोकसभा देखने को मिलेगा। हाँ या ना, लोकसभा को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बोला कि आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड इन द वन सभा इट ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस। उसको ट्रांसमिट कहाँ किया जाता है, अदर हाउस में। वेयर इट हैज टू बी पास, जहां पर पास किया जाता है थ्रू द सेम प्रोसेस द अदर हाउसेस हैव 4 अल्टरनेटिव बिफोर। उनके पास 4 अल्टरनेटिव होता है। पहला, इट मे पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट। एक होता है कि चलो भाई जो पहला हाउस है लोकसभा ने कुछ लाया, ठीक है, वो सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलो उसे पास करते हैं, तो ये काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा है इट में पास द बिल विथ एन अमेंडमेंट। क्या कि भाई इसमें ये चेंजेस होना चाहिए, ये अमेंडमेंट होना चाहिए, और इसको फिर से फर्स्ट हाउस के पास रिटर्न भेज दिया, जा भाई फिर से आप देखिए, रिव्यू करिए, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। तो अगर एक्सेप्टेंस है तो ये देखा जाएगा। इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, और हो सकता है कि ये रिजेक्ट कर दे बिल, मनी बिल को तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकती है, उसके अलावा सारे बिल, दूसरे बिल को रिजेक्ट कर सकती है। इट में नॉट कीप एनी एक्शन और दस कीप द बिल पेंडिंग। ना तो ये कोई एक्शन ले सकते हैं, इट में नॉट टेक एनी एक्शन, कोई एक्शन नहीं ले सकते, वो बिल को बोल सकते हैं कि रिजेक्टेड है, हम लोग बिल पास नहीं कर रहे हैं। तो वो जनरली जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट रहती है उसी का ज्यादा लोकसभा मतलब राज्यसभा मेंबर इस तरीके देखने मिलता है। राज्यसभा में ज्यादा बिल अटकता नहीं है, बहुत कम बार ऐसा हुआ है, लेकिन ज्यादातर अगर लोकसभा में पास हो गया तो वहां पे पास हो ही जाता है। ठीक है, 10 की बिल पेंडिंग, तो बिल को एक तरीके से पेंडिंग में नहीं रख सकती है। ठीक है, याद रखना। इन केस ऑफ बिल इज नॉट पास्ड बाय द सेकंड हाउस और द फर्स्ट हाउस अग्रीज विद द अमेंडमेंट मेड बाय द सेकंड हाउस, द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट। देख रहे हो क्या बोला कि इन द केस द बिल इज नॉट सॉरी बिल इज आल्सो पास्ड बाय द सेकंड हाउस, बिल जो है पास कर दिया गया सेकंड हाउस के द्वारा और फर्स्ट हाउस अग्री हो गया, मतलब जो सेकंड हाउस ने बोला कि भाई ये अमेंडमेंट होना चाहिए, तो फर्स्ट हाउस के पास जो भेजा गया बोला कि ठीक है भाई आप बोल रहे हो ये मैं अमेंडमेंट कर ही देता हूँ, तो ये भी अमेंडमेंट करके अगर वो रेडी हो गया अमेंडमेंट का तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा फिर द सेकंड हाउस, मतलब मेड बाय द सेकंड हाउस, जो भी अमेंडमेंट किया गया उसको मान लिया गया फर्स्ट हाउस के द्वारा, और द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, और कहां पर भेज दिया गया, प्रेसिडेंट के पास। दो काम हो सकता है, एक तो भाई फर्स्ट हाउस इधर देख लो, इधर देख लो, और दूसरा है सेकंड हाउस, कहा है भाई सेकंड हाउस। अब मान लो कि फर्स्ट हाउस में पास हो गया और इसमें पास नहीं किया, अब बोला कि अमेंड करना है, ठीक है अमेंड करना है, तब तो ये फिर यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पर, और इसने बोला ठीक है भाई जो अमेंडमेंट है वो आपका सही है, मतलब जो उलटफेर करना है वो हम कर देते हैं, फिर ये डायरेक्टली कहां पर जाएगा, फिर ये प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, चला गया। दूसरा है कि इसने पास कर दिया, इसने भी पास कर दिया, इसने भी पास कर दिया, फर्स्ट इसने पास करा फिर इसने पास करा, फिर उसके बाद डायरेक्टली किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए, ठीक है। तो दोनों केस में ये चीज हो सकता है, अगर नहीं हुआ तब तो एक तरीके से उसको थोड़ा सा अटकता है और उसमें थोड़ा सा उसको आगे ले जाने के बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया, एक दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ बिल इज रिजेक्टेड, अगर बिल को रिजेक्ट कर दिया गया सेकंड हाउस और इट इज केप्ट बाय द सेकंड हाउस विथ इट फॉर 6 मंथ, और अगर दूसरा जो हाउस है खास करके राज्यसभा अगर उसको 6 महीने तक होल्ड करके रखा हुआ, ठीक है 6 महीने तक होल्ड करके रखा है और कोई भी एक्शन नहीं लिया, और द फर्स्ट हाउस डिसएग्री विद द अमेंडमेंट, और फर्स्ट हाउस है कि भाई यार ये अमेंडमेंट ना बिल्कुल बेकार है, ठीक है अमेंडमेंट बिल्कुल बेकार है, ये अमेंडमेंट नहीं होगा, सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस, जो सेकंड हाउस के द्वारा सजेस्ट किया गया, आ डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस, तो डेडलॉक को मान लिया जाएगा खत्म हो गया, ये 6 महीने में कुछ नहीं। टू रिजॉल्व द डेडलॉक, अब इसी डेडलॉक को, अब तो मामला फंस गया भाई कि फर्स्ट हाउस ने तो पास कर दिया, सेकंड हाउस में कुछ अमेंडमेंट बोला था,
लेकिन वो अमेंडमेंट के लिए दूसरा जो फर्स्ट हाउस है वो मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि 6 महीने तक पेंडिंग रहा भाई, 6 मंथ तक ही रह सकता है, उसके बाद डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट में समन द ज्वाइंट मीटिंग। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं, जो कि हेड कौन करेगा, लोकसभा के स्पीकर, अंडर द आर्टिकल 108। ठीक है, 108 में जो है अभी हमने पढ़ा था सबसे शुरुआत में, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। ठीक है, और इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द ज्वाइंट सिटिंग पास द बिल। ज्वाइंट सिटिंग में हुआ भाई, दोनों मिल गए 543 इधर मिल गए मान लो, और इधर मान लो 245 मिल गए। अब ये दोनों में साथ में मिल गए, कितना हुआ, वैसे तो एंग्लो इंडियन भी होते हैं 538 448 और 5, इतने मेंबर हो गए। अब इसमें मान लो कि मेजोरिटी, जितने मेंबर प्रेजेंट है उसमें अगर मेजोरिटी आ गया और उसको पास कर लिया गया, तो ज्वाइंट मीटिंग में अगर इट इज कंसिडर्ड एज अ पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेंट टू द प्रेसिडेंट। देख रहे हो, रिजेक्ट किया तो ज्वाइंट हाउस मीटिंग बुलाई जाती है, और ज्वाइंट में मेजोरिटी आ गई तो अगर वहां पर रिजेक्ट हो गया तो वहां भी खत्म हो गया, लेकिन वहां रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जो पावर मिलेगा उसका लगभग समय होता है, कभी होता है कि अटक जाए मामला, लेकिन लगभग समय वो पास हो ही जाता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से चीजें जो है वो हम लोग को समझना है बिल के बारे में, जो कि समझ के चलता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे देखो भाई, आगे एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब लास्ट में क्या आता है, जैसे ही बिल पास हो गया, बहुत ही अब जैसे तैसे करके हमने बिल पास करवा दिया भाई। अब देखो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। क्या है भाई, प्रेसिडेंट आपको क्या देखने मिलेंगे, हेड ऑफ द स्टेट। क्या प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट क्या हेड ऑफ द स्टेट। और आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द बोथ हाउसेस आइदर सिंगल और अ ज्वाइंट, चाहे सिंगल हाउस के द्वारा पास किया गया या ज्वाइंट के पास पास किया गया, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हैज अ 3 ऑप्शन। अब उसके बाद भी 3 ऑप्शन रहते हैं भाई, नेक्स्ट प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑप्शन है। पहला, इट में असेंट द बिल, कि हाँ भाई बिल ठीक है। इट में विथ होल्ड हिज असेंट, कि उसको होल्ड कर सकते हैं कि भाई अभी देखूंगा मैं, थोड़ा सा इसके जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे मैं पूछूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीजें सही है या नहीं। ठीक है, तो ये भी चीजें हैं। ठीक है, ही में रिटर्न, या फिर रिटर्न कर सकते हैं बिल, ताकि वो फिर से रिकंसिडर किया जाए। क्या किया जाए, फिर से उसको देखा जाए। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि रिकंसिडर कीजिए भाई कि ये सही है या फिर गलत है। देख रहे हो, फिर बोला इफ द प्रेसिडेंट गिव द असेंट टू द बिल, अगर प्रेसिडेंट जो है वो असेंट दे देता है कि हाँ भाई बिल ये सही है, ठीक है, तो इट बिकम्स एन एक्ट। वो क्या बन जाता है, जो बिल है वो हमारा अब कानून बन गया, अब एक्ट बन गया। ठीक है, ये याद रखिए, बिल बिकम्स एक्ट अगर एसेंट मिल गया। इफ द प्रेसिडेंट विथ होल्ड द एसेंट द बिल एंड्स, अगर अपना एसेंट जो है वो होल्ड कर लिया है तो बिल एंड हो जाता है वहीं पर। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल, अगर रिटर्न कर दिया गया रिकंसिडरेशन, एंड इफ द पास्ड अगेन बाय बोथ ऑफ हाउसेस एंड हैज टू गिव असेंट आफ्टर द सेकंड पैसेज, अगर फिर से पास किया गया, वही प्रोसीजर फॉलो किया गया और फिर प्रेसिडेंट के पास गया, पास किया गया, तो फिर पास मान लिया जाएगा। Since the constitution provide a no time limit for the president to give his assent, और कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको एसेंट देना है, कितना भी समय ले सकता है। He may keep the bill in his office without taking any action or prevent it from becoming an act। और ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि अगर वो ना चाहे तो कोई भी जो बिल है वो एक्ट नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट ने चाहे। तो देखो, सोचो प्रेसिडेंट के पास इकलौता कितना पावर होता है कि वो समझ के चल सकते हैं, समझदार होते हैं सारे प्रेसिडेंट, है कि नहीं। तो ये सब सारे हैं जो प्रेसिडेंट के चीजों को अगर देखा जाए तो ये समझ में आता है। ठीक है, आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बजट इन द पार्लियामेंट। अब बजट किस तरीके से पार्लियामेंट में पेश होता है। आप जानते हैं कि बजट क्या है, हमारे देश में बजट को कोई शब्द बजट नहीं लिखा गया, वहां क्या लिखा गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अभी मैंने बताया था कि बजट सेशन ही सबसे बड़ा सेशन होता है भाई, है ना। बजट सेशन ही सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है, लॉन्गेस्ट सेशन होता है, लॉन्गेस्ट सेशन होता है। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, उसमें विंटर सेशन सबसे शॉर्टेस्ट होता है और बजट सेशन लॉन्गेस्ट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रेफर द बजट एज, बजट को क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारे देश का जो
एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, किस तरीके से सरकार खर्चा करेगी उनके बारे में वो चीज वहां पर लिखा गया। इन अदर वर्ड द टर्म बजट हैज नाउ वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इन अदर वर्ड देखा जाए तो बजट हैज नाउ वेयर यूज्ड इन द, कभी भी कहीं जगह इस्तेमाल नहीं किया गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन डेल्ट विद एन आर्टिकल 112। तो 112 आर्टिकल के तहत ये बोला गया कि हमारे देश में एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल सरकार को पेश करना चाहिए या होगा, पेश करना होगा। कौन सा आर्टिकल? 112। तो याद रखना, बजट ऑफ पार्लियामेंट किसके बारे में बात किया गया? 112 आर्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हर साल बजट पेश होता है, ठीक है। 112 आर्टिकल में ये बात किया। द बजट इज द स्टेटमेंट टू एस्टिमेट द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। क्या भाई? इस सरकार का इनकम कहां से आएगा, ठीक है। हम लोग भी बजट बनाते हैं, तो ये कि हमारा इनकम कहां से, खर्चा कहां, तो इनकम कहां से आएगा और एक्सपेंडिचर। तो इनकम को ही वहां पर रिसीट बोला गया, ठीक है, रिसीट बोला गया। अगर हिंदी में बोले तो प्राप्ति, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च। तो सरकार बजट में यही तो बताती है कि कहां से हम पैसा लाएंगे आने वाले साल में और कहां हम पैसा खर्चा करेंगे। तो यही दो चीज बताती है भाई, ठीक है। और कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो जो भी बजट, देखो बजट 1 फरवरी को आता है, लेकिन वो बजट कब के लिए, कब से लागू होता है? वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए, नेक्स्ट साल के लिए, 31 मार्च के लिए, ठीक है। अगर मान लो कि 1 फरवरी 2025 को बजट आया है, तो अगला होगा 1 अप्रैल 2025 से चलकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा, ठीक है। ये वाला पूरा सेशन बजट एक तरीके से डिस्कस होगा या फिर पूरा बजट लागू होगा। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट, द लोकसभा डिस्कस्ड द डिमांड फॉर अ ग्रांट ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट। इसमें ये मिनिस्ट्री को इतना पैसा जाना है, ये मिनिस्ट्री को इतना पैसा जाना है, ये मिनिस्ट्री को इतना पैसा जाना है, वो सब सारी चीजों को देखकर चला जाता है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाए तो ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट देखो यहाँ पर क्या है कि अगर ऑल द ग्रांट्स, जो भी ग्रांट्स को चाहिए, जो भी पैसे चाहिए, ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा एंड द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द, कहां से, जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है वो कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई से, जहां हमारा एक तरीके से खजाना रहता है, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड देन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बिल, और सिंगल बिल में ला के हर एक मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्टर को इतना, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर को इतना, ये सब सारे करके एप्रोप्रिएशन बिल लाके उसको पास किया जाता है, इसीलिए इतना लंबा समय खींचता है, ठीक है। प्रपोजल फॉर अ टैक्सेशन, रेज द रेवेन्यू, प्रपोजल फॉर टैक्सेशन मिला सकती है कि टैक्स, अगर मान लो कि टैक्स सरकार को बढ़ानी है, ठीक है, या फिर घटानी है, तो उसके लिए फाइनेंस बिल जो होगा वो लाया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू बजट, नेमली एज अ रेलवे बजट एंड जनरल बजट। पहले बजट दो तरीके होता था, लेकिन अभी भी है रेलवे बजट और एक जनरल बजट, ठीक है, अलग अलग पेश होता था, लेकिन अब साथ में पेश होता है। लेकिन 2017 के बाद से रेलवे बजट हैज बीन मर्ज विद जनरल बजट। अब रेलवे बजट जो है वो एक तरीके से किसके साथ जोड़ दिया गया? रेलवे प्लस जनरल बजट सब साथ में, मतलब अब सिर्फ बजट पेश किया जाता है, और 2017 से एक तरीके से इसको क्या कर दिया गया? मिक्स कर दिया गया। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से? विवेक देब्रॉय कमेटी के रिकमेंडेशन। किसके रिकमेंडेशन से? विवेक देब्रॉय कमेटी के रिकमेंडेशन से, ठीक है। तो ये भी बात थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सीएफआई, जो हमारे देश का खजाना, क्या सीएफआई के बारे में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266 में ये बात किया गया, क्या आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। यहाँ इट इज अ फंड इन विच ऑल द रिसीट्स आर क्रेडिटेड, कि जितने भी सारे इनकम होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, एंड ऑल द पेमेंट्स आर डेबिटेड, और जितने भी पेमेंट यहाँ से कटते हैं, दोनों चीज होता है, जितना भी पैसा आता है और जितना भी पैसा कटता है, वो सब सारा पैसा कहां से कटता है और जाता आता है, तो वो एक तरीके से सीएफआई, ठीक है। इन अदर वर्ड, ऑल द रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खास करके सरकार के पास जितना भी रेवेन्यू, सरकार के पास जितना भी पैसा आता है, वो कौन से फंड में आता है? वो अगर बोला जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि कहां पर? आर्टिकल 266 में। अगर भारत सरकार कोई भी टैक्स ले रही है, कुछ भी ले रही है, उसका पैसा कहां आ रहा है? वहां पर। अब देखो यहाँ पर ऑल द लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी सरकार के द्वारा जो है लोन लिया जाता है, ठीक है, बाय इशूइंग अ ट्रेजरी बिल, जो टी बिल इशू करके, ठीक है, ये सरकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू वो लोन वगैरह ले सकती है, ठीक है, लोन्स वगैरह। वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, जहां से भी पैसा सरकार का आया, वो पैसा कहां चला गया? सीएफआई में चला गया, याद रखना।
ऑल द मनी रिसीव बाय द गवर्नमेंट इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और सारी जो पेमेंट रिसीव होंगी वो CFI में जाएगा। ऑल लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आर मेड आउट ऑफ दिस फंड, और जो भी सरकार फंड रिलीज करती है या फंड का जो इसमें आता है वो सब सारा जो फंड है वो रिलीज या फिर एक्सेप्ट जो है इसी फंड के थ्रू होता है। ठीक है, और बोला गया नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी एप्रोप्रिएटेड इश्यूड और ड्रॉन एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद पार्लियामेंट्री लॉ। सिर्फ पार्लियामेंट्री लॉ या कानून के या फिर पार्लियामेंट से पूछे बिना आप यहाँ से एक सिक्का भी एक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पैसा का मामला भी यहाँ पर सॉल्व किया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ। देख रहे हो, बोला गया कैन बी एप्रोप्रिएटेड इश्यूड और ड्रॉन एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस, कि नो मनी कोई भी पैसा निकाला नहीं जा सकता है, कैन बी एप्रोप्रिएटेड इश्यूड और ड्रॉन, एप्रोप्रिएटेड का मतलब कि उसको इश्यू किया जा सकता है ड्रॉन, एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट। कानून अगर बिल लाके आपने पैसा को मांगा है और वो पास हुआ है, ठीक है, तो वो पैसा आपको मिलेगा, चाहे आपने एप्रोप्रिएशन बिल लाया चाहे आपने फाइनेंस बिल लाया। ठीक है, आई होप सो CFI भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कंटिजेंसी फंड 266 कौन हो गया, CFI हो गया ना। अब आते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि 267 में बात किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इमरजेंसी फंड बोलते हैं हम लोग इसको, कभी कभी क्या बोलते हैं भाई, इमरजेंसी फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमरजेंसी फंड आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज्ड द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश द कंटिजेंसी फंड। ठीक है, 267 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि आप कुछ इमरजेंसी पैसा रखें, विच अमाउंट डिटरमाइंड बाय द लॉ, जो कि पैसा कितना होगा क्या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा, आप पार्लियामेंट वाले डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, पेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और उसको टाइम टू टाइम वहां पर डालते रहना होगा ताकि आपका इमरजेंसी फंड जो है वो बना रहे। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट इनेक्टेड बाय द कंटिजेंसी फंड एक्ट इन 1950, और इसको जो शुरुआत है वो 1950 से कर दी गई थी। दिस फंड इज प्लेस्ड एट डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ इट्स मिड अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। तो याद रखना कि इसमें प्रेसिडेंट ही डिस्पोज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से पूछे बिना यहाँ से पैसा इमरजेंसी फंड नहीं निकाल सकते हैं, जो कि किसके द्वारा ऑथराइज किया गया, पार्लियामेंट के। द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, और जो फंड है वो कौन हेल्ड करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। देख रहे हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हेल्ड करता है। ठीक है, और फाइनेंस सेक्रेटरी तभी आप पैसे को रिलीज करने देगा जब तक जब ही रिलीज करने देगा जब प्रेसिडेंट उसको साइन किया कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत है परेशानी है तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल कर दे दो ताकि हमारे देश में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये दो फंड जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो किससे रिलेटेड होगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा, जो हमारा लेक्चर नंबर 22 होगा उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है क्लास में। चलिए तब तक आप लोग बहुत शानदार तरीके से मजे में रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।